साथ इस वक्त हैं ज़फ़र इकबाल खान मनहास साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से पार्टी को बीजेपी की सपोर्ट हासिल है। ज़फ़र इकबाल खान मनहास कौन है? फिर ज़फ़र इकबाल खान मनहास को वोट क्यों दे एक आम वोटर जो कि कैंडिडेट देख के वोट देता है? लोगों को कोई रीज़न नहीं है कि मुझे वोट ना दें और कोई रीज़न नहीं है कि वो उनको वोट दें। पीडीपी असल में कांग्रेस का दूसरा रूप है। एनसीपी असल में कांग्रेस के ही एक वतन से निकली हुई एक जमात है और ये दोनों उनके कांग्रेस के ही बगल बच्चे हैं। एक आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस के दो चेहरे हैं जी। कल आपके एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, आपने इन्हें कहा था कि ये एक हिसाब से कांग्रेस के लेजिटिमेट चाइल्ड हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ वाबस्तगी है उनकी इनडायरेक्ट तौर पे या उस कांग्रेस के दो चेहरे, उसमें गलत क्या है? लेकिन उसी पीडीपी में आप थे और उसी पीडीपी से आप हाउस में भी पहुंचे, तब वो पीडीपी अच्छी कैसे थी और अब खराब कैसे? मुल्क में लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं और इसी की वजह से सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है और हर तरफ आपको सियासत की बातें ही नजर आएंगी। अपने आप में पूरे नॉर्थ इंडिया में एक बेहद अहम सीट मानी गई अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट, क्योंकि ये नए सिरे से तैयार हुई थी और माना जा रहा था यहाँ एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। उसके बाद चीज़ें कुछ बदल गई और सबसे बड़ा बदलाव आया कि बीजेपी की तरफ से कोई भी कैंडिडेट यहाँ मैदान में उतारा ही नहीं गया। इसके बाद अलग अलग क्यास आराइयाँ थी, कुछ बयानबाजी हो रही थी, कोई कुछ कहता था। बहरहाल अब पूरी तरह से जो तस्वीर है वो साफ़ हो चुकी है और उससे भी बड़ी बात कि जो 7 मई को यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद यहाँ वोटिंग होनी थी वो भी पोस्टपोन हुई और अब 25 मई को वोट डाले जाएंगे। पूरी इस प्रक्रिया के बीच, इस पूरे अमल के बीच मेरे साथ इस वक्त हैं ज़फ़र इकबाल खान मनहास साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से। और इसमें एक अहम कड़ी ये भी है कि जिसकी एक ऑफिशियल तौर पर कंफर्मेशन भी हुई है कि बीजेपी जो है उसको वो अपनी पार्टी को हिमायत कर रही है, यानी कि अपनी पार्टी को बीजेपी की सपोर्ट हासिल है। और इस सब के बीच कैंपेन अपनी पार्टी की तरफ से तेज़ की जा रही है जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वोटिंग के। जो कुछ मैं जानता हूं मैं आपको बताता चलूं कि ज़फ़र इकबाल खान मनहास साहब जो हैं वो दरअसल जो इनका ताल्लुक़ है वो पुंछ ज़िला के सुरनकोट सब डिवीज़न से है और इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भी रहे हैं और इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर यानी कि एक साबका MLC भी हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने मुल्क को UN कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा कई नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये एक बेहतरीन पार्टिसिपेंट के तौर पर वहाँ शमूलियत करते रहे और उससे भी एक अहम बात कि ये एक राइटर हैं, एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एक कॉलमनिस्ट भी रहे हैं। और उसके बाद एक इनका चेहरा और भी कि इन्होंने पहाड़ी मूवमेंट में काफ़ी लंबे वक्त तक जो है वो एक एक्टिव मेंबर के तौर पर अपनी खिदमत दी है और ये माना जाता है कि जो पहाड़ियों की ST स्टेटस को हासिल करने की एक जद्दोजहद थी, इसमें ज़फ़र इकबाल खान मनहास का नाम एक अव्वल दर्जे पर था और ये हमेशा पहली सफ़ में रहते थे, यानी कि फ्रंट रनर थे उन एक्टिव मेंबर्स के तौर पर जो कि मरकज़ के साथ बात करती थी कि पहाड़ी तबके को ST स्टेटस दिया जाए। अब ये जो मैं जानता था मैंने आपको बताया, अब कुछ चीज़ें जो मैं नहीं जानता या जो मुझे बतानी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं बता पाया वो मनहास साहब खुद बताएंगे। सर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने सुना था या जो मेरे पास था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई और चीज़ जिससे कि राजौरी पुंछ का वोटर ये जान सके जो आपको पर्सनली नहीं जानता कि आखिर ज़फ़र इकबाल खान मनहास कौन है? मेरे ख्याल में आपने काफ़ी बेहतर अंदाज में मेरी बात की, बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके पर रिप्रेजेंट किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, इसमें एक दो बातें, अभी सारी बातें तो आ नहीं सकती हैं, ये सही है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जो प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंसेस थी जो उन्होंने स्पेशल बुलाई थी, मैं उनमें भी इनवाइटी था और जो उन्होंने बाद में ग्रुप बनाए थे, वर्किंग ग्रुप, तो जो स्टेट सेंटर रिलेशनशिप को लेकर जो ग्रुप बना था उसमें मैं भी एक मेंबर था, जिसमें जेटले साहब थे, जिसमें मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग थे, रफ़ीक हुसैन खान थे, ये तारिगामी साहब थे और लोग थे। मैं उसका भी एक मेंबर था। पहाड़ी तहरीक का आपने ज़िक्र किया है तो मैं उसके साथ 1978 से वाबस्ता हूँ
1978 में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उसके बाद फिर मौका मिला मुझे तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जगह, उन दिनों पूरा अनंतनाग जो था, पुलवामा शोपियान एक ही डिस्ट्रिक्ट था। फिर उसके बाद मैं सेक्रेटरी भी बना और जनरल सेक्रेटरी भी बना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था फोरम का, उसमें भी मैं सेक्रेटरी था, मेंबर सेक्रेटरी था। इसके अलावा पहाड़ी के हवाले से ये भी है कि एकेडमी के अंदर तो मैं पहाड़ी का काम करता ही था, जैसा आपने कहा। वहाँ मैं जो किताबें छपती थी, जो जर्नल छपते थे, उनको एडिट करता था। इसके अलावा बाद में मैंने पहाड़ी वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी, जो फोरम का ही एक अंग थी, लेकिन जो ज़्यादातर लिटरेरी वर्क पे काम करती थी, जिसके झंडे तले हमने शम्सबरी नाम के से एक किताबी सिलसिला शुरू किया था। तो उसमें और भी कई जो हमारे राइटर्स थे, जो खुद किताबें छापने की शायद पोजीशन में नहीं थे, तो उस बैनर तले हमने वो किताबें भी छापी। इसके अलावा देश से बाहर भी, लंदन में, यूरोप में, मैंने पहाड़ी को मुतारफ़ करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सर, अब हम सीधे सियासत पे ही आ जाते हैं। रजौरी पुंछ का एक आम बाशिंदा, एक आम वोटर आपको क्यों वोट देगा, जबकि उसके सामने एक फॉर्मर सीएम है, एक फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके अलावा कुछ और चेहरे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब के कैंडिडेट हैं, फिर ज़फ़र इकबाल ख़ान मनहास को वोट क्यों दे एक आम वोटर जो कि कैंडिडेट देख के वोट देता है? मैंने इसके लिए एक तजवीज़ रखी थी कि अगर सभी कैंडिडेट एक ही प्लेटफार्म से लोगों को मुखातिब हो, हर कैंडिडेट को एक एक घंटा बोलने का दिया जाए, उसमें हड़बूंग ना हो, उसमें गाली गलोच ना हो, सभी अपना स्टैंड रखें, अपना मौक़िफ़ रखें, तो लोगों को अपने कैंडिडेट को समझने में आसानी भी होगी और कैंडिडेट जो है, जो वोट मांग रहा है, एक्सपोज भी होगा। लेकिन प्रैक्टिकली कोई इसके लिए तैयार होता नहीं। लोगों को कोई रीज़न नहीं है कि मुझे वोट ना दें और कोई रीज़न नहीं है कि वो उनको वोट दें, क्योंकि उनके पास हिस्ट्री का इतना बैगेज है कि जिसको हम किसी तराजू में तोल ही नहीं सकते। आज जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत से जूझ रहा है, आज जम्मू कश्मीर में जो अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है, आज जम्मू कश्मीर में नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। बंदूक से छुटकारा मिला तो अब, पत्थर फेंकने से छुटकारा मिला तो अब डिप्रेशन में है, अब ड्रग एडिक्शन में है। तो इस सारे के लिए, इस सारी तबाही व बर्बादी के लिए, इस खित्ते को आग और खून में डुबो देने के लिए वही लोग ज़िम्मेदार हैं, वो पार्टियां जिनकी तरफ आपने इशारा किया है। आप एनसी की 1931 से लेकर आज तक की हिस्ट्री को खोलें, आपको हर पन्ने में उनके गलतियों की, उनके, मुझे माफ़ करें, सियासी गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त मिलेगी। और यही हाल पीडीपी का है। और पीडीपी को भी समझने के लिए सिर्फ पीडीपी के नाम से आप पीडीपी को नहीं समझ सकते। जब तक आपको ये समझना हो, जब तक आपके इल्म में ये बात ना हो कि पीडीपी असल में कांग्रेस का दूसरा रूप है, एनसी भी असल में कांग्रेस के ही एक वतन से निकली हुई एक जमात है, और ये दोनों उनके कांग्रेस के ही बगल बच्चे हैं। आज भी इनका कांग्रेस के साथ वही ताल्लुक़ है जो पहले था। उतार चढ़ाव इनके ताल्लुकात में ज़ाती मफाद को लेकर आए हैं। तो इनके पीछे इतना बैगेज है कि जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं, चाहे वो 47 हो, चाहे वो 53 हो, चाहे वो 75 हो, चाहे वो 96 हो, चाहे वो 87 की बदतरीन रिगिंग हो, चाहे वो 96 में कश्मीरियों के लिए कुछ लाए बगैर लाशों के ढेरों पर अपनी हुकूमत संभालनी हो, चाहे वो 2014 में भाजपा के साथ पीडीपी का इत्तेहाद हो, लोगों को बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट लेकर फिर उसके बाद लोगों को पीछे बगैर सारा कुछ करना हो। तो जो कुछ भी है, जो भी खराबी है, इफ़ वी आर टुडे overtaken by the events, for that NC and PDP are solely responsible। तो जिनके पास इतना बोझ हो तो वो कैसे वोट के हकदार हो सकते हैं। और मैं जो बिल्कुल इस बोझ से आज़ाद हूँ, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मुझे लगता है
एज MLC ठीक रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों को मुझे वोट देना चाहिए, ख़ासकर इस खित्ते के लोगों के लिए जो मैंने इनकी सकाफ़त के लिए, जो मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए, जो मैंने इनके मफादात के लिए, जो मैंने इनके रिजर्वेशन के लिए, जो मैंने इनके कल्चरल हेरिटेज को और इनकी सकाफ़ती यानी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जो सारी अपनी जवानी लुटाई है, जंग लड़ी है, तो मैं समझता हूँ उस कंटेक्स्ट में शायद मेरा जो पेपर है दूसरों से बेहतर है। सर, आप ही के जवाब से 2 सवाल मैं और पूछूंगा। एक, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कांग्रेस के 2 चेहरे हैं जी। कल आपके एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, आपने इन्हें कहा था कि ये एक हिसाब से कांग्रेस के लेजिटिमेट चाइल्ड हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ वाबस्तगी है उनकी इनडायरेक्ट तौर पे, या उस कांग्रेस के 2 चेहरे, उसमें गलत क्या है? एक चीज़, एक आम वोटर के हिसाब से मैं पूछूंगा। दूसरा सर, आपने कहा कि PDP पर भी गुनाहों का बार है और उन्होंने भी जम्मू कश्मीर को अनसर्टेनिटी में धकेला है, लेकिन उसी PDP में आप थे और उसी PDP से आप हाउस में भी पहुंचे, तब वो PDP अच्छी कैसे थी और अब खराब कैसे है? आपने 2 सवाल पूछे। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में उनका होना कोई बुराई है। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस रजौरी में आप बैठे हैं ये बॉर्डर नहीं था, ये एक शहर था, बसता बसाता शहर। ये पुंछ बॉर्डर नहीं था, बसता बसाता शहर था। करना बॉर्डर नहीं था, बसता बसाता शहर था। उड़ी बॉर्डर नहीं था, बसता बसाता शहर था। इस पूरे ये जो जम्मू कश्मीर की वेस्टर्न स्ट्रिप है, इसको बॉर्डर बनाने में कांग्रेस और NC का की रोल है। उसके लिए स्क्वायरली मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, इसलिए कि जब रेडर्स यहाँ आए और जब उनको हमारी फ़ौजें धकेल रही थी, ऑल ऑफ ए सडन इन लोगों ने यहाँ जब पहुँची तो सीज़ फायर कर दिया। इसलिए गुमान ये है और बाद के वाक़ात इसकी तायीद करते हैं कि दरअसल मसला यही था कि वैली पर हुकूमत करनी है, तो एक ख़ास मकतब फ़िक्र को अपने साथ चलाना है, उसमें रजौरी पुंछ के भी थोड़े से हिस्से रह गए, तो इसलिए मैं कांग्रेस को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। तो उस बॉर्डर की पोजीशन की वजह से रजौरी इतनी बार उजड़ा, रजौरी में इतनी तबाही हुई, बस्तियाँ उजड़ी, तो इसकी वजह से हुई। दूसरी बात यह है कि इसमें बुराई क्या है, ये सवाल आपको मुझसे नहीं NC से पूछना चाहिए कि अगर 47 में कांग्रेस ठीक थी तो 53 के बाद कांग्रेसी वार्म्स ऑफ गटर, गंदी नाली के कीड़े क्यों बने? ये मैंने नहीं कहा। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी जमात थी तो आपने कश्मीरियों को क्यों कहा कि जो कांग्रेसी को ज्वाइन करेगा उसका जनाजा ना पढ़ो? आपने क्यों कहा कि जो कांग्रेस को के साथ जाएगा, वोट देगा, उसके साथ सोशल बाइकाट करो? आपने, अगर आप कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के सिद्धांत को मानते थे, अगर आप सेकुलरिज्म का दाम मरते थे, अगर आप हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते थे, फिर आपने 53 में रायशुमारी का, प्लेबिसिट का नारा क्यों दिया? फिर आपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की डफली क्यों बजाई? फिर आपने पाकिस्तान को, एक पाकिस्तान के गीत क्यों गाए? फिर आपने मासूम कश्मीरियों को पाकिस्तानी नमक देकर, दिखाकर उनका एक्सप्लॉइटेशन क्यों किया? तो इसलिए मैं इस बुराई की तरफ बात दे रहा हूँ। कांग्रेस के साथ PDP को जोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ कभी भी जमहूरियत को जमने नहीं दिया गया, पनपने नहीं दिया गया, जिससे कश्मीरी फ्रस्ट्रेट हो गए। जो पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, शेख साहब के ज़माने में सभी सीटें बिला मुकाबला जितवाई गई। अगर किसी ने फॉर्म भरा उसको किडनैप किया गया। जम्मू में प्रजा परिषद ने कोशिश की, उनको भी जेल में डाल दिया गया। जिन लोगों ने इख्तलाफ किया उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो ये तो पहली किस्त थी जो जमहूरियत की थी, ये तो पहली किस्त थी जो महाराजा को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफे के तौर पे दी गई। उसके बाद 62 में, 67 में जो इलेक्शन हुए वो दुनिया के बदतरीन रिग्ड इलेक्शन थे,
जब लोगों को गायब कर दिया जाता था, उनके ओथ पेपर चुरा लिए जाते थे, उनको अदालत तक या इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, तो उसमें कांग्रेस, वो तो कांग्रेस का ही सारा कारनामा है। कश्मीर को जो हुकूक हासिल थे, जो इंटरनल एटॉनमी हासिल थी, उसको ख़त्म करने में कांग्रेस ने एक की रोल प्ले किया। और फिर 70 और कांग्रेस थी जिसने शेख साहब को गद्दार कहा, ट्रेटर कहा, उन पर साजिश का मुकदमा चलाया, फिर वही मुकदमा वापस लिया और फिर 75 में उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तो मैं इस सारे कंटेक्स्ट में ये बात कहता हूँ, 84 में फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत को टॉपल किया रात के अंधेरे में, उसके बाद राजू फारूक नाम से 2 लोगों का एकॉर्ड हुआ, फिर 87 में इलेक्शन में चोरी हुई और उस चोरी में भी कांग्रेस और ये एनसी शामिल थे बराबर के। उस वक्त कांग्रेस को आज की पीडीपी की जो क़यादत थी, बड़ी क़यादत, वो रिप्रेजेंट करती थी। सर, पीडीपी को लेकर मैंने आपसे पूछा, अगर आपको पीडीपी ने कौंसिल में भेजा, आपका दूसरा सवाल था कि मुझे कौंसिल में भेजा, तो बात यह है कि जब मैंने कांग्रेस पीडीपी ज्वाइन की तो मेरे साथ सबसे पहले मैंडेट का वादा था। किस कॉन्स्टिट्यूंसी से? शोपियान के लिए मुझे मैंडेट नहीं दिया, फिर भी जो मुझसे बन सका मैंने बड़ी मेहनत की और उनका साथ दिया। 2014 में मैंने पार्टी का सपोर्ट किया और एज ए कैंपेनर हर जगह में गया। हमें ये कहा गया कि आज की बार कश्मीर को बचाना है, ना ये इलेक्शन वोट के लिए है, ये इसके लिए है, सड़क के लिए, ना पानी या बिजली के, बल्कि ये बीजेपी को रुकाने के लिए है। ठीक है, लेकिन अंदर से उनके साथ बात हो रही थी। फिर उन्होंने एक और ड्रामा रचाया, एक और बार कश्मीरियों की तौहीन की। कश्मीरियों से तो किसी ने पूछा नहीं, इलेक्शन के रिज़ल्ट आए तब पता चला कोई एजेंडा ऑफ अलायंस हुआ है। जिस एजेंडा ऑफ अलायंस में किसी के दस्तखत नहीं, ना वो 2 पार्टियों का कोई इलेक्शन है, ना उस पर बीजेपी के सदर के दस्तखत हैं, ना उस पर पीडीपी के सदर के दस्तखत हैं। खुद मुजफ्फर हुसैन बेग जैसे सीनियर, सबसे सीनियर नेता ने कहा कि मैंने ये देखा भी नहीं है, बल्कि उसके लिए एक ब्यूरोक्रेट की खिदमत हासिल की गई। तो इख्तलाफ वहाँ से शुरू हुए। उसके बाद पहाड़ी को लेकर जो मेरी कमज़ोरी है, उनके साथ इख्तलाफ हुए। उसके लिए आप चाहें तो मैं गवाह भी पेश कर सकता हूँ। मैंने तभी अल्ताफ़ बुखारी से कहा कि भाई ये इनके साथ मेरी निभने वाली नहीं है। सच ये है कि हम उस वक्त ये कह रहे थे कि भाई मैं पीडीपी में हूँ, तो ये पहाड़ी बोर्ड जो है ये हमें मिलना चाहिए। तो उनका कहना था कि नहीं, आप लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिए हैं, हमें तो गुजरों ने वोट दिए हैं। तो उनके अंदर कुछ लोग थे, वो अब मैं क्या कहूँ, वो कौन सा इत्तेहाद या नेक्सस बनाना चाहते थे, ये अलग बात है, वो बन नहीं सका। तो इस पर भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। 2019 में मैडम ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लेने का किया। उससे पहले अपने भाई को उठाया और उसने पार्टी को पूछे बगैर, जो ज़िला इंचार्ज थे उनको पूछे बगैर खुद ही एक चिट्ठी लिखी डिले के लिए। तब उनको डिले में कोई तकलीफ़ नहीं थी क्योंकि वो हुकूमत में थे, तब डिले का मतलब रिगिंग नहीं थी, अब है। तो मैंने ये कहा कि भाई इसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई, यानी इसको एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए, इसको पनिश किया जाए कि इसने प्रेसिडेंट को पूछे बगैर, सेक्रेटरी के पीछे पूछे बगैर चिट्ठी कैसे लिख दी। तो उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर जब इलेक्शन हुआ तो मैंने मैडम से कहा आप इलेक्शन मत लड़ें, तो उन्होंने लड़ा। तो जो तवक्का थी वही हुआ कि वो तीसरे नंबर पर रही। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने उन्हें हारने नहीं दिया। मुझ पर फायरिंग हुई, मैं तब भी डटा रहा, मुझे डराया गया, मैं तब भी डटा रहा। लेकिन कमाल ये है कि मैं शोपियान में गोलियां खाता रहा। उनके भाई साहब जिनको उन्होंने टूरिज़्म मिनिस्टर बनाया था, जिन्हें एमएलसी बनाया था, वो वोट डालने के लिए भी नहीं गए। तो मैंने कहा इसको पार्टी से एक्सपल करो, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर हम हारे तो इसका क्या कहते हैं वो इसका एनालिसिस कीजिए। तो निकला ये कि अगर आपने 2000 लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट की बैंक में, किसको की, एक वाइट पेपर निकालिए, उनका काम क्या है, उनका माजी क्या है, पास्ट क्या है, उनका करैक्टर क्या है,
आपने कितने वर्करों को उसमें एडजस्ट किया। और अगर ओपन में ये बात आ रही है कि पैसा लिया गया, अपॉइंटमेंट हुई, इसका आप तहकीक करें, ऑडिट वो नहीं हुआ। फिर एसपीओज लगे, 55 हज़ार लोगों ने भरे, 6 लोगों ने मुझे पता चला, मैंने नोट्स में लाया, मैंने कहा अगर ये गलत होगा तो मैं रिज़ाइन करूँगा, अगर किसी और ने लिए तो आप उसके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए। उनने कोई नोट्स नहीं लिया। तो मैंने अप्रैल 20 को 2019 को शोपियान में 2000 लोगों के मजमे में ऐलान किया कि मैं सिर्फ इलेक्शन तक मैडम का सपोर्ट करूंगा, इसके बाद में आप मैडम का सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन फॉर्मली मैं इसलिए ऐलान नहीं कर सका कि उसके बाद हालात ख़राब हो गए। 5 अगस्त हो गया तो मैंने अपना आप दूर कर लिया था, लेकिन मैंने अभी फॉर्मली ऐलान नहीं किया था। फिर जब ये 5 अगस्त हुआ उसके बाद एक मुसीबत आ गई। 2016 में जिन बच्चों ने पत्थर फेंके थे, उकसाने पे गलतियां की थी, हमने कहा कि इनको माफ़ी मिलनी चाहिए थी। मैडम जब होम मिनिस्टर थी मैंने उन्हें कहा था कि आप इनको ये केसेस वापस ले लीजिए। उनने कहा इनको कौन पूछता है, थाने में है। वो उन बच्चों को बाद में मुलाजमत तो मिल रही थी लेकिन उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। तो हमने बैठ के मशवरा किया 5-8 लोगों ने, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। मैंने कहा कि अगर हम डीसी को मिलते हैं, अगर हम एसपी को मिलते हैं, अगर हम ड्यू काम को मिलते हैं, अगर हम चीफ सेक्रेटरी को मिलते हैं, तो गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने में क्या हर्ज है। लेट अस गो देयर टू टेल हिम फॉर गॉड सेक, इन बच्चों को फिर से पुश टू दी वॉल मत कीजिए। तो हम एक मेमोरेंडम लेकर गए दिन के उजाले में, शाम को, यानी 5 घंटे भी नहीं हुए थे तो हमें एक्सपेल किया गया। तो ये आपके सवाल का जवाब है, मैं खुद निकला नहीं, निकाला गया हूँ, ना कोई एक्सपेलनेशन, ना कोई कुछ। ये लोग डेमोक्रेट हैं। और फिर उसी इनके दोहरा मेयार देखिए कि मैडम ने कहा था कि अगर 370 चला गया तिरंगे को कोई कंधा नहीं देगा। लेकिन 26 जनवरी 2020 को जो पहला झंडा लहराया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में, वो बीजेपी थी, वो और लहराने वाले मैडम के सबसे सीनियर जो पेट्रॉन थे, पीडीपी के दफ्तर में पीडीपी उनने लहराया। और वो सारे लोग जो आज मैडम के इर्द गिर्द हैं वो उसमें शामिल थे। आप ये बताइए कि मैं हिपोक्रेट हूँ या वो हूँ। जो आपका सवाल था मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करूँगा, मैं छोटा मोटा राइटर हूँ, छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो पार्टी में हम उसूलों की बुनियाद पर होते हैं, पार्टी में हम उसूलों की बुनियाद पर होते हैं। अगर पार्टी उसूलों से बाहर चली जाए तो आपकी ये अखलाकी ज़रूरत है कि आप उस पार्टी को सलाम करें। हाँ, किसी अपने ज़रूरत के तहत नहीं, आया राम गया राम के तहत नहीं, टर्न कोड के तौर पर नहीं। लेकिन अगर आप ये फील करते हैं, अगर आप सिटिंग एमएलए हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें। आप अगर सिटिंग एमपी हैं, इस्तीफ़ा दे दें। एक हाई मॉरल ग्राउंड ज़रूर लें ताकि कल आप पर कोई उंगली ना उठाए। तो मुझे इस बात को लेकर, मैं पीडीपी में रहा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। आज भी अगर वो ऑनेस्टली जवाब दें, वो मेरी कारकर्दगी को सलूट करेंगे। जो लोग मेरे साथ रहे हैं उनसे देखिए कि मैंने रात दिन काम किया है और इंशाअल्लाह कोई 10 रुपए का करप्शन नहीं किया। जो बड़े ही ज़रूरी सवाल थे वो एजिटेट किए, चाहे वो श्रीनगर शहर का ड्रेनेज हो, चाहे वो वल्लर लेक की तबाहाली हो, चाहे वो डल का मसला हो, चाहे वो मुगल रोड का टनल हो। तो मुझे अपनी कारकर्दगी का कोई अफसोस नहीं। दूसरी बात जो मैंने की, जो चीज़ आपका सवाल लंबा हो गया मुझे पता है अपनी इसका, लेकिन ये सवाल ही इतना इंटरेस्टिंग है। मैंने हमेशा एक बात में फ़ील किया है कि आदमी को ज़ाती ज़िंदगी में अगर गलतियां हों तो वो छोटी हैं, लेकिन जब आप पार्टी लेवल पर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं ये कहता हूं कि कश्मीर में 70 साल से पॉलिटिशियन दोहरा मयार खेलते हैं, डबल खेलते हैं। कश्मीरी को एक दुनिया दिखाते हैं, दिल्ली को दूसरी दुनिया दिखाते हैं। दिल्ली जाते हैं सब ठीक हो जाता है, कश्मीर में आते हैं सब खराब हो जाता है। इन पार्टियों का आप 75 साल का रिकॉर्ड निकाल लें। एनसी का भी दोस्ती पंडित नेहरू के साथ, विजन के गीत वाजपेयी के गाए गए, विजन के गीत मोदी के गाए गए, इंदिरा जी को दुर्गा कहा गया,
लेकिन जब वोट लेने की बारी आई तो इन्होंने हिंदुस्तान को गाली देकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाली देकर, दिल्ली को गाली देकर कश्मीरी से वोट लिया। कभी दिल्ली के हक में एक अच्छी बात नहीं बोली। और अगर आप ये बताएं कि इन्होंने एक बार भी दूसरे मुल्क का नाम लिया हो, उसकी जो गलतियां हैं उनको एजिटेट किया हो, या वहाँ से जो खराबी आई उसका जिक्र किया हो, तो मैं मानूँ। तो ये इस तरह से ये मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जोड़ते हैं। तो फिर आखिर में ये मैं कहूँगा, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, कि वो दानाओं ने कहा है कि जहाँ आँख खुली वहाँ सवेरा होता है। आदमी सारी उम्र तजुर्बात से सीखता है। हम घर से सब कुछ सीख कर नहीं आए थे। सर, आपने जैसे कांग्रेस के दो चेहरे पीडीपी एनसी कहा या कुछ और बातें कही, महबूबा मुफ्ती मैडम का भी जो रजौरी में प्रोग्राम हुए उसमें भी, और इसके अलावा भी बड़ी स्टेटमेंट्स आती रही जिसमें खुले तौर पर आपकी पार्टी यानी कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है उसे बीजेपी की बी टीम का नाम दिया जाता है। और अब जो थन्ना मंडी में एक जलसा हुआ था कुछ दिन पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हम इंडिया अलायंस का कहेंगे, वहाँ पे स्टेज से ये कहा गया कि अब तो ये साबित हो चुका है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट से तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हिमायत दे दी गई है। अगर हिमायत देने से कोई बी टीम होता है तो बीजेपी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ठीक है ना। तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी शिवसेना की बी टीम है या नहीं? तो मुझे बताइए शिवसेना का एजेंडा क्या है, उसमें क्या ऐसा स्पेशल है जिससे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को इश्क है? पहले तो वो ये साबित करें। फिर भी INDA के अंदर जो पार्टियां हैं उन्होंने कश्मीर पर या जम्मू कश्मीर के लोगों पर कौन से एहसानात किए हैं जिनके होते हुए वो उनका हिस्सा हैं? और आज जब कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो लिया है, पेश किया, और उस मैनिफेस्टो को आजकल महबूबा जी गली गली कोचा कोचा उसको इश्तिहार दे रही हैं कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो कभी नहीं आया है। उन्हें पूछिए क्या उसमें कश्मीर को लेकर उन्होंने 370 को बहाल करने की कोई बात की है? अगरचे उन्हें पावर आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन क्या उनने कहलवाया कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम फिर से एक नया कानून लाएंगे? अगर इतनी हिम्मत है तो कहलवा के दिखाएं, मैं भी कल उनके साथ ज्वाइन करूंगा। तो अब रह गया सवाल ए टीम बी टीम। जब इंसान का मयार गिर जाता है, जब सियासत बहुत नीचे चली जाती है, तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। और कश्मीर की ये हिस्ट्री है, जम्मू की नहीं, कि ये है कि 1947 में जिस भी कश्मीरी ने सर उठाने की कोशिश की उसका सर कुचल दिया गया, उसको पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, उसको गद्दार कहा गया। जम्मू से जिसने सर उठाने की कोशिश की उसको महाराजा का चमचा कहा गया, उसका सर कूटा गया। खुद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तानी उन दिनों में कठपुतली कहा करते थे। फिर 53 में जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने हर आदमी को, कांग्रेसी को ए टीम बी टीम कहा। जैसा मैंने आपको कहा, उनके जनाजे पढ़ने से मना किया। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बड़ी पुरानी हिकमत अमली है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई ठोस बात नहीं होती, तो वो गाली देकर कश्मीरियों के जज्बात को इस्तेसाल करते हैं। मुझे बताइए, जब PDP बनी तब एक ही राग नेशनल कॉन्फ्रेंस अलापती थी कि ये IB का प्रोडक्ट है, रा का प्रोडक्ट है, दिल्ली का प्रोडक्ट है। तो ये तब भी वो ये बात चलती थी। तो अब आज बाद में उनकी जब दोस्ती हो गई 4 साल, तो सब कुछ भूल गए। महबूबा जी को 87 भी भूल गया, अब फिर 83। तो ये ABC। अगर हम बी टीम हैं तो क्या कल नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP में शामिल नहीं थी? क्या उमर अब्दुल्ला फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे? क्या वो वाजपेयी साहब के बगल बच्चा बन के, शो बॉय बन के पूरी दुनिया में नहीं घूम रहे थे? क्या उसके बाद फिर जो प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने एज MP जब वोट नहीं डाला, क्या उनको एक्सपेल नहीं किया गया? क्या महबूबा मुफ्ती ने BJP के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई? तो उस वक़्त अगर उनको
मोदी जी का विज़न नज़र आ रहा था, वाजपेयी जी का विज़न नज़र आ रहा था। अब आज उस विज़न में क्या हो गया है? तो ये कहना, हम छोटे लोग हैं, छोटी पार्टी है, हम बड़े लोग नहीं, तो हम छोटे अलाइज तो हो सकते हैं कल, लेकिन ये BCD कहना, मैं समझता हूँ ऐसा करके वो उन तमाम लोगों की तौहीन करते हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमें वोट दे रहे हैं, और वो सैकड़ों या हज़ारों में नहीं, लाखों में। सर, आपने अपनी पार्टी को एक छोटी पार्टी कहा क्योंकि नई पार्टी है। हम पॉलिटिकल रियलिटीज़ पे आते हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पे इस बार ये सबसे दिलचस्प माना जा रहा था कि बीजेपी को अच्छा खासा वोट बैंक मिलेगा पहाड़ी जो ST स्टेटस को लेकर, जो ST स्टेटस पहाड़ी तबके को दिया गया, पहाड़ी एथनिक क्लैन को। उसके बाद बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, आप मैदान में हैं, और इसमें भी सच्चाई है कि अपनी पार्टी का काडर अभी उतना बड़ा नहीं बना है क्योंकि पार्टी को बने हुए कुछ वक्त हुआ है। मैं गिनवाता चलूँ तो राजौरी में आपके 2 ही चेहरे हैं, एक चौधरी जुल्फ़िकार अली, एक कमर हुसैन, जो कि 2 फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं। आपको बीजेपी का जो सपोर्ट हासिल हुआ है, इससे आप इस पार्लियामेंट्री सीट से कंटेस्ट करने में कितना माकूल या कितना मजबूत या कितना अहम मान रहे हैं, और इससे आपका जो कंटेस्ट है वो कितना मजबूत हुआ है, और क्या आप मानते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी में कि आज की तारीख में ज़फ़र इकबाल खान मनहाज भी जो बाईएंगुलर कंटेस्ट था इस सीट पे, उसको ट्रायंगुलर पे ले चुके हैं? ये देखिए, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ये जो बाईएंगुलर आपको लग रहा था, ये मीडिया की बात थी। PDP ने एक साधन है उनके पास, NC के पास भी हैं, उन्होंने एक मीडिया हाइप, ये इलेक्शन उन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़ा है, तो हम उसके लिए पूरी तरह अभी तैयार भी नहीं थे। तो हमने बड़ी खामोशी से अपने लोगों को राजौरी पुंछ के अंदर झोंक दिया। आपने चेहरों की बात की, लेकिन हमारे पास एक अच्छा खासा वर्कर क्लास था जो मीडिया के ग्लेयर से दूर रहा, जो इंटरव्यू नहीं दे रहा था। वो आपको रैकीबा में भी मिलेंगे, वो आपको टोपा में भी मिलेंगे, वो आपको बुदल में भी मिलेंगे, वो आपको गमीर मोगला में भी मिलेंगे, वो आपको ला में भी मिलेंगे, वो आपको मनियाल में भी मिलेंगे, वो आपको मेंढर के छतराल में भी मिलेंगे, और पुंछ के साथरा, मंडी और चिलास में भी मिलेंगे जो काम कर रहे हैं। हमने भी अपना काम करने का एक तरीका अपने तौर पे इन आवर हम्बल वे अपनाया हुआ है। तो उससे ये एक इम्प्रेशन बना। हम चाह रहे थे कि हम पहले कश्मीर में अपना काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लें, जो हमने किया है। तो हमने देखा कि हमारा जो मुखालिफ है उसके बाजू में कितना दम है, वो हमारे ख़िलाफ़ क्या कह सकता है। तो आज के रोज़ तक वो हम पर सिर्फ़ एक बात इल्ज़ाम लगा सका है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब मुझे ये बताइए, आप बीजेपी को पसंद करें ना पसंद करें, हिंदुस्तान की 150 करोड़ या 140 करोड़ लोगों की जो अक्सरियत है, उन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने उनको अपना लीडर माना है। अभी हाल ही में मोदी जी की पॉपुलैरिटी के लिए जो एक सर्वे हुआ है, उस इंडेक्स में मोदी जी का तो दूसरों का कहीं पर कोई मुकाबला नहीं है। तो इतनी बड़ी पार्टी के साथ अगर कोई चलता है तो वो क्या गलती करता है। अब अगर उस पार्टी ने अपने स्ट्रेटजी के तौर पे या अपनी विजडम के तौर पे फैसला लिया कि हम वैली में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किए करेंगे, तो ये उनका फ़ैसला है। इसका सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन उमर साहब से भी तो पूछा जाए कि भाई आप कह रहे हैं हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जमात है, आपने जम्मू की 2 सीटों और लद्दाख की तीसरी सीट पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? इसलिए कि उन्होंने भी एक सोच की होगी। तो इस तरह अगर भाजपा ने ये फ़ैसला लिया, लेकिन भाजपा ने ये भी तो क्लियर कर दिया ना कि भाई 3 परिवारों को वोट मत डालिए, ये हमारी अपील है पब्लिक से, वोट डालें जिसको मर्ज़ी है, लेकिन 3 पार्टियों को ना डालें। जब वो मैदान में नहीं रहते हैं तो हम मैदान में हैं। अब पिछले कुछ दिनों से हमने दूसरा फेज़ नंबर 2 के तहत अपनी स्ट्रेटजी को बदल के एग्रेसिव कहें आप या एक्टिव कहें बनाया है कलेक्टिवली। पहले हम एक्टिव थे इंडिविजुअली, अब हम एक्टिव हैं कलेक्टिवली। आप देखेंगे उसमें भी हमारा आपके सामने रिज़ल्ट आएगा।
अब आपने सवाल पूछा था कि मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ। उस रोज़ जिस रोज़ मैंने फॉर्म भरा था, जब हमें आप कहीं काउंट में मीडिया वाले नहीं रखते थे, मैंने तब कहा था बहुत ही सख्त मुकाबला होगा एनसी और पीडीपी के बीच सेकंड पोजीशन के लिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं, कोई ख़तरा नहीं लगता कि हम पहली पोजीशन लेंगे। मतलब आप अपनी जीत पक्की मानते हैं? अल्लाह का फजल ऊपर रहा, कुदरत की मदद रही, लोगों का साथ रहा, हमारी कारकर्दगी रही, हमारा सपोर्ट जो है वो रहा। ये सारी चीज़ों को जब हम एक लेकर हॉलिस्टिक व्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट में आपसे एक जवाब चाहूँगा। 370 को एक बड़ा मसला बनाया जाता है, हालांकि आज की तारीख में मैं दावे से कह सकता हूं कि सड़क चलते एक आम शख्स की, एक गाड़ी चलाते ड्राइवर की, एक सड़क किनारे रेडी लगाते आदमी की ज़िंदगी के साथ 370 का सीधा नाता आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ है। लेकिन इसे इलेक्शन में अच्छा खासा मुद्दा बुनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर पीडीपी ने तो ये साफ कहा है कि ये इलेक्शन बिजली, पानी, सड़क और तालीम और सेहत से बहुत ऊपर है, और ये 370 को कह लें या फिर जो हकूक़ की बहाली है दोबारा से, उसको लेकर लड़ा जा रहा है। ये किसने कहा है? ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक स्टेटमेंट है। और 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर इलेक्शन इन्हीं मुद्दों पर लड़ा है, और पिछले 30 साल में पीडीपी ने हर इलेक्शन इन्हीं मुद्दों पर लड़ा है। सड़क, पानी, बिजली, डेवलपमेंट, जॉब्स कभी भी उनके एजेंडा का हिस्सा नहीं थी। वो उन्होंने सिर्फ खानापुरी के लिए रखी। अगर कागज़ों में लिखा भी, लोगों से उन्होंने वोट उनके जज्बात से खेलकर, उनको खोखले नारे दिखाकर, उनको झूठे ख्वाब दिखाकर किया। 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने लाया था, 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। ये जमातें जब 75 में आई थी, इन जमातों ने जब ये इलाहाक किया था, इन जमातों ने जब एजेंडा ऑफ सो कॉल्ड अलायंस किया था, इन लोगों ने जब अब राजू खारूक अकॉर्ड किया था, इन लोगों ने हज़ारों लोगों के मरने के बाद 96 में जब हुकूमत संभाली थी, ये चाहते तो 370 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ऐसी गारंटी ले सकते थे इंडियन पार्लियामेंट से कि शायद वो इर्रेवोकेबल हो जाता। वो था ही नहीं इर्रेवोकेबल, ये लोगों को कहते रहे। और अगर ये इतना ही कोई मुक़द्दस कुरान या गीता था तो 1982 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रियासत की असेंबली में इसके रेवोकेशन के लिए ये रेजोल्यूशन क्यों लाई थी? ये तो उसको कुछ और लोगों ने रोक लिया। उन्होंने कहा था कि ये कोई मुक़द्दस सहीफ़ा नहीं, ये कोई गॉस्पेल नहीं जिसको ना हटाया जाए। अगर ये इतनी बढ़िया चीज़ थी तो उन्हें हटने क्यों दी? और जब इसको अंदर से खोखला किया गया, 1 2 3 इसको एक ट्रोजन हॉर्स बना दिया गया, तब उन्होंने क्या किया? तो अब ये एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो है नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जो ये ला नहीं सकते। 5 सीटें जीत जाएं तब भी ला नहीं सकते। इनका एजेंडा जो है उसमें कहीं नहीं है जो इनका INDA का एजेंडा है। तो ये एक झूठ की सियासत पर झूठ की बात कर रहे हैं, लोगों के जज्बात को एक बार फिर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहीं ये ड्रामे खेल रहे हैं, कहीं जैसे कोई ये बॉलीवुड की फ़िल्म हो तो 1.5 मिनट का एक क्लिप बनाते हैं, पहाड़ी वर्दी पहनते हैं, जैसे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का वो डायरेक्शन हो तो, या कश्मीर ये इसका गोजरी का, तो 1.5 मिनट की वो पहाड़ी और 1.5 मिनट के लिए वो पहाड़ी और गुजर भी बन जाते हैं। दीज आर ऑल गिमिक्स, दे हैव नथिंग टू डू विद द वोट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ, मुझे कोई पूछे, आज का नैरेटिव ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अवाम को समझाया जाए कि वोट क्या होता है, वोट का हकदार कौन है, और वोट की सियासत पर जम्मू कश्मीर के अवाम को, जो पहले ही बहुत तकसीम हो चुके हैं, जिसमें बहुत फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए। पहले ही जम्मू और कश्मीर को दूर किया गया, अब पहाड़ी और गुजर को दूर किया जा रहा है, कश्मीरी को अलग किया गया है। तो मैं समझता हूँ ये सियासत शायद सियासतदानों को सूट करे भी, इससे जम्मू कश्मीर के अवाम का, रजौरी के अवाम का, पुंछ के अवाम का, कश्मीर के अवाम का कोई भी भला नहीं होगा। एक सवाल, उसके बाद फिर आखिरी सवाल पूछेंगे। थन्ना मंडी में इंडिया अलायंस की जो मीटिंग 4 रोज़ कबल हुई, इसमें NC के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान था जो मैं वहाँ सुन रहा था। उसमें उन्होंने साफ नाम तो बीजेपी का नहीं लिया था, लेकिन इशारा साफ था, और उन्होंने कहा था कि जो इन ताकतों को वोट देगा वो जहन्नम की आग में जलेगा।
फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी कह चुके हैं, जब उनसे पूछा कश्मीर के बारे में सवाल तो उन्होंने कहा कश्मीर जाए जहन्नुम में, ये जहन्नुम में भेजना फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये अल्लाह मियाँ के इख्तियारात कब से अपने हाथ में लिए हैं ये मुझे मालूम नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब का जो एक मिजाज है वो सभी लोग जानते हैं। जब उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया तो वो क्यों नहीं जहन्नुम में जाते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में मुसलमानों को ख़तरे का वो किसी चिंतक बनाते हैं तो वो जम्मू में आके भजन क्यों गाते हैं, फिर वो राम मंदिर में जाना क्यों चाहते हैं, वो राम को विष्णु का अवतार क्यों कहते हैं, मुझे उनकी कौन सी बात सच है। तो फारूक अब्दुल्ला को सीरियस लेना सबसे बड़ी हमाकत होगी। तो ये कहना, ये इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले एक ज़माने में कश्मीरियों को डराया करते थे कि अगर जनसंघी आ गए वो तुम्हारे घर जला देंगे, वो खून निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन अगर वो वाकई खून निकालने वाले होते तो उन्होंने उमर साहब का खून ज़रूर निकाला होता कि जब वो मिनिस्टर थे, महबूब जी के किसी मिनिस्टर का खून तो ज़रूर उन्होंने निकाला होता। असल में बात ये है कि ये इनके बच्चे दिल्ली में पैदा होते हैं, लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, इसलिए जब ये बिजली पानी से दूर हट के बात करते हैं इसीलिए कि इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी बौखलाहट, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम सेकुलर जमात हैं, दूसरों को रिलीजियस पार्टी होने का ताना देती हैं, इन्होंने आज 2 कैंडिडेट लाए हैं, दोनों का तलब एक ख़ास मखसूस रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक़ है। हालांकि कोई भी रिलीजियस पार्टी का हेड हो, स्पिरिचुअल लीडर अगर हो या रेवर्ड हो तो वो सबों का होता है। हमारी दरगाहों पर हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, कश्मीरी भी जाते हैं, डोगरा भी जाते हैं। मुझे बताओ उनको वोट की सियासत में लाने का मतलब भी ये है कि अब आपका जो पटारा है वो खाली हो गया है, आप सियासी तौर पर दिवालिया हो गए हैं, अब आपके पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं बना हुआ है। तो लेकिन कश्मीरी आपके कहने पर ये इस्लाम और कुफर का मामला नहीं समझते हैं। आज अब आपको इस्लाम और मुसलमान और कश्मीरी याद आया है। ये हर रोज़ इन्हें याद आता है जब ये अपोजिशन में होते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं काला ही काला नज़र आता है, जब पावर में होते हैं इन्हें सब कुछ हरा नज़र आता है। सर आखिरी सवाल, नुमाइंदगी किस तरह से करेंगे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से जो एक आम शख्स की ज़िंदगी के साथ? देखिए 2 चीज़ें, अगर आप जीत जाते हैं, एक होता है पार्टी का मैनिफेस्टो, वो तो बड़ा लंबा तवील है, उसका असेंबली के इलेक्शन से ताल्लुक़ है। ज़फ़र इकबाल मनास का मुख्तसर एजेंडा ये है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पहला काम जो करूँगा वो ये करूँगा कि ये मुतालबा लेकर जाऊँगा कि रजौरी पुंछ के बॉर्डर स्टेटस को सामने रख कर, जो रात दिन 70 साल से वो पीट रहे हैं, इस सारे को सामने रख कर और यहाँ की लोकेशनल डिसएडवांटेज जो हैं उनको सामने रख कर, यहाँ की टोपोग्राफी और जो ये माउंटेनियस मतलब हज़ार्ड्स भी हैं इनको सामने रख कर रजौरी पुंछ को लेह की तर्ज पर, रजौरी पुंछ को करगिल की तर्ज पर एक स्पेशल हिल डेवलपमेंट दी जाए और एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। ये मेरा पहला मुतालबा होगा। मेरा दूसरा मुतालबा होगा, अगर मैं अल्लाह ताला की मदद से जीत गया तो वो ये होगा कि रजौरी पुंछ को लोकसभा की अलग सीट दी जाए, इसके इस लोकेशनल जो डिसएडवांटेजेस हैं। मेरी तीसरी कोशिश होगी कि जो मुगल रोड है, जो फिल वक्त यानी आज के रोज़ फेयर वेदर रोड है, ये 12 महीने का रोड बने और इसमें 2 टनल बने, एक पीर की गली में बने, एक डीजी जिसको देरा की गली कहते हैं उसमें बने, ताकि कश्मीर से हमारा सारा ट्रैफिक भी आए, यहाँ से लोगों के लिए गला जाए, बाकी चीज़ें जाएं, वहाँ से हमारा हार्टिकल्चर आता है। देखते हैं आप कभी कभी मेहनू फंस जाता है रास्ते में, सड़ जाता है, मंडी तक नहीं पहुँचता है। हम ये चाहेंगे कि ये मंडी तक पहुँचे। चौथी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है, मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जितना खूबसूरत इलाका ये बीच वाला है, जो अनअटेंडेड है सो फार, अनएक्सप्लोर्ड है, वो है जब आप हिरपोरा से ऊपर आते हैं सुरनकोट की तरफ या कुलगाम वाले रास्ते से आते हैं, तो ये जो हमारे पास्चर्स हैं सैकड़ों की तादाद में जिन्हें हम बहकें भी कहते हैं, ये
अनअटेंडेड, अनएक्सप्लोर्ड हैं। हमारे पास कौसर नाग जैसी झील है, हमारे पास नंदनसर है, हमारे पास दुबजन है, हमारे पास कटोरी सर है, हमारे पास दिखाने के लिए, बेचने के लिए नूरी शम है। तो अगर हम इन एरियाज़ में गंडोलाज बना लेते हैं, यूरोप के तर्ज पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वो जो ट्रेन ऊपर जाती है पहाड़ पे, इलेक्ट्रिक ट्रेन वो लग जाए, तो आपको 12 महीने के लिए यहाँ टूरिज़्म मिलेगा। गुलमर्ग में लोग जाते हैं तो 24 घंटे में बोर हो जाते हैं, कुछ देखने के लिए उनके पास यहाँ महीनों लोग बैठेंगे। इन पास्चर्स में रेस्टोरेंट बन सकते हैं, कैफेटेरिया बन सकते हैं, 20 चीज़ें बन सकती हैं, जिससे रजौरी पुंछ के लोग या उस एरिया के लोगों के जो नौजवान हैं उनके लिए एक जॉब ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को मतलब आप सामने लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जो हमारे हेल्थ रिजॉर्ट हैं वो सेकेंडरी पोजीशन ले जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको ख़राब हो कर दिया गया है। लेकिन एक बात मैं जाते जाते कहूँ अपने लोगों के लिए, वो ये है, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब शांति होगी, जब प्रेम होगा। मैं यही कहूँगा कि लोगों को मत बांटिए। ये कि वो जो कहते हैं कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। हमें एक मजबूत जम्मू कश्मीर बनाना होगा, खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना होगा। हमें एक पुरअमन रजौरी पुंछ खड़ा करना होगा, ताकि फिर कभी रजौरी ना लुटे, ताकि फिर कभी रजौरी में बस्तियां ना उड़ें, ताकि फिर कभी लोग जो शरपसंद अनासिर हर सोसाइटी के अंदर होते हैं, एक बार फिर हिंदुओं और मुसलमानों को ना लड़ाएं, पहाड़ियों और गोजरों को ना लड़ाएं। और इस मुल्क को, जो खूबसूरत मुल्क है दुनिया का, जो एक मुल्क नहीं एक पॉकेट साइज़ है दुनिया की, जिसके अंदर हर तरह का कल्चर है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी है, जिसके अंदर मतलब हर तरह का कल्चर, हर तरह की भाषा मौजूद है, दुनिया में कहीं दूसरी मिसाल इस आपको ऐसी। तो क्यों ना हम अहद करें कि हम इस मुल्क के एक ऐसे नागरिक बने कि जिस तरह हिंदुस्तान से लोग आए इन 2 सालों में, 4 सालों में करोड़ों लोग, उन्होंने देखा कि कश्मीरी इतने बुरे भी नहीं जितने हमें बताया, ये उग्रवादी नहीं, ये आतंकवादी नहीं, कुछ लोग थे, ये नहीं हैं, ये बड़े ही हॉस्पिटेबल हैं। क्यों ना ऐसा माहौल हो कि ऐसा माहौल पैदा किए कश्मीर का बच्चा कन्याकुमारी तक जाए, उसको इज़्ज़त मिले, उसको रोज़गार मिले, उसको जॉब्स मिलें, और वो सर खड़ा करके उसके अंदर एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो, और वो अपनी ज़बान से कहे कि ये मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। शुक्रिया। तो ये मेरे साथ ज़फ़र इकबाल खान मनहास साहब थे, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट से। कई सवालात हमने इनसे किए, इनकी तरफ से जवाब आए, दीगर कुछ पहलुओं पर बात हुई, लेकिन इनका ये साफ कहना है कि ये सियासत कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर जो कि एक आम शख्स से जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके जो तरक्की से जुड़े हुए हैं, जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जो इस इलाके की तस्वीर को बदलने से जुड़े हुए हैं। अब वोटर्स उन मुद्दों पर किस तरह का वोट डालते हैं और फिर 4 जून को क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यकीनन ज़फ़र इकबाल खान मनहास के रजौरी पुंछ में जो कैंपेन तेज़ हुई है अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपी की हिमायत के साथ, या हम कहें कि एनडीए की हिमायत के साथ, उससे सियासी समीकरण में कुछ बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। शुक्रिया।